चीफ, बट तुम्हारी दूसरी आंख है, वो खुफिया आंख जो हर वक्त खुली रहती है। बस इससे ज्यादा और क्या कहूँ। तुमसे थोड़े ही वक्त के बाद मैं भी गोइटे हिल पहुंच गया था और तुम्हारे अतराफ में बिखरे हुए लोगों को चेक करने लगा था। बस वही मेरे मावन बने थे। मैंने कहा, मुझसे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा तो तुम कर रहे हो बट, जबकि मैं तो सिर्फ एक लड़की की जात में उलझा हुआ हूँ। बट ने कहा, बट को उसकी मेहनत का हक मिल गया चीफ। बस अब इस मौजू को खत्म करो। वैसे चीफ, इस मीटिंग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा, मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ बट मुमकिन है ये बात भी पहले से तुम्हारे इल्म में हो। गोइटे हिल की मौजूदा हुकूमत मेरी और तहजीब मैल्कम एक्स की कोशिशों का नतीजा है। गोइटे हिल में कुछ अरसा कबल एक इनकलाब आया था जिसमें मौजूदा हुक्मरान जनरल टेरेस बरसरे इक़्तिदार आया और उसके इक़्तिदार के लिए मैंने बहुत काम किया था। बट ने कहा, ओह, ये वही मामला है ना चीफ, जिसमें इसराइली मफादात को गोइटे हिल की पहाड़ियों में शदीद नुकसान पहुंचा था और तुमने यहाँ उस हुकूमत को बरसरे इक़्तिदार आने में मदद दी थी जो फ़लस्तीनी मफादात की हामी थी। मैंने कहा, हाँ, ये वही गोइटे हिल है। तुमने इसके बारे में कहाँ सुना? वो बोला, तुम्हारे बारे में जब गुफ्तगू होती है चीफ तो तुम्हारी कहानियां बड़े दिलकश अंदाज में सुनाई जाती हैं। वो लोग एतराफ़ करते हैं कि अली यार खान ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीनियों के मफादात के लिए बेशुमार कारनामे अंजाम दिए हैं। यूं समझो, तुम्हारी जो फाइल तैयार की जाती है उसमें पूरे खुलूस के साथ तुम्हारी काविशों का इंदराज किया जाता है। मगर चीफ, मैं इस बात को सुनकर बहुत हैरान हूँ, बल्कि यूं समझ लो कि इस बात ने मेरी बड़ी रहनुमाई की है। मैंने पूछा, किस तरह बट? वो बोला, इस तरह चीफ कि मैं अभी तक इसी उलझन का शिकार था कि आखिर वो लोग गोइटे हिल में तुमसे क्या काम लेना चाहते हैं। वो लड़की जूलियट क्यों तुम्हारे पीछे लगी हुई है? लेकिन अब इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वो यहाँ जो कुछ चाहते हैं उसमें उनके लिए तुमसे ज़्यादा अहम और कोई नहीं हो सकता। मैंने टेप रिकॉर्डर पर जो गुफ्तगू रिकॉर्ड की है उससे ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ मामला वज़ीर कुदरती वसाइल और मादनियात मिस्टर ऑल्डस और जनरल किरानू के दरमियान है। भला इन दोनों की जनरल टेरिस के सामने क्या हैसियत रह जाती है? तुम तो वाकई पांसा पलट सकते हो चीफ। और अब ये मसला भी हल हो गया कि एक इंतहाई खुफिया मीटिंग में एक गैर मुतल्लिक आदमी की शमूलियत कैसे गवारा कर ली गई। क्या तुमने इस बात पर तवज्जो नहीं दी चीफ? जूलियट के किसी अजनबी दोस्त को भला इस बात की इजाज़त कैसे दी जा सकती थी कि वो ऑर्गेनाइजेशन की इस खुफिया मीटिंग में शिरकत करे? जाहिर है इस खुफिया मीटिंग में तुम्हारी शिरकत का मकसद यही था कि तमाम वाक़यात तुम्हारे सामने पेश आएं, तमाम कहानी तुम्हारे सामने आ जाए और तुम रज़ाकाराना तौर पर जूलियट को जनरल किरानू से बचाने के लिए आगे बढ़ो। इस लड़की को अभी मौका नहीं मिल सका है चीफ। ये तुम्हारे सामने बड़ी ज़बरदस्त अदाकारी करेगी और इस बात पर अपने आप को बहुत दुखी जाहिर करेगी कि उसकी इज्जत और आबरू दाव पर लगा दी गई है। अब ऐसे वक्त में तुम एक जांबाज आशिक की मानंद अपनी खिदमात न पेश करो तो कम से कम ये बात उन पर ज़रूर खुल जाएगी कि तुमने जूलियट को दिल में जगह नहीं दी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ बट, लेकिन एक बात का अंदाज़ा बेहद ज़रूरी है। बट ने सवाली अंदाज में मुझे देखते हुए कहा, वो क्या चीफ? मैंने कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सार्डान की पहाड़ियों में जिस चीज़ को वो हासिल करना चाहते हैं उसकी हकीकत क्या है? तुम्हें इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि मामला ऑलिव हार्वर्ड से ताल्लुक़ रखता है और वो यहूदी कुत्ता मेरे हाथों गोइटे हिल में खाए हुए अपने ज़ख्म अभी तक चाट रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम नादानिस्तगी में उसकी किसी गहरी चाल का शिकार होकर जीती हुई बाजी हार बैठें। जूलियट तो क्या, वो मुझसे इंतकाम लेने के लिए अपने आप को भी दाव पर लगा सकता है। इस साजिश के पस पर्दा अगर कोई और बात है तो हमारा उससे आगाह होना ज़रूरी है। अगर मामला वाकई इन पहाड़ियों से किसी ख़ास किस्म की धात को निकालने का है तो मेरे ख्याल में मुझे ये काम करने में कोई आर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह मैं कम से कम इस बात का इजहार कर सकूंगा कि मैं तंजीम से बरगश्ता हो गया हूँ और अब उसके लिए काम करने की बजाय दूसरे कामों को तरजीह देता हूँ। इस बात का भी उन्हें यकीन हो जाएगा कि मैंने जूलियट को तहजीब मैल्कम एक्स की जगह दे दी है। वैसे ज़ाती तौर पर मैं तुम्हें ये बता दूं बट कि जूलियट से मुझे नफ़रत है, बेपनाह नफ़रत, और अब ये नफ़रत मज़ीद बढ़ गई है इस तसव्वुर के साथ कि इस जैसी बदकिरदार लड़की तहजीब मैल्कम एक्स का किरदार अदा करने की कोशिश कर रही है। बट ने कहा, अरे नहीं नहीं चीफ, इस अंदाज में ज़्यादा ना सोचो। तुम्हारा जूलियट से वालेहाना लगाओ ही तो ऑलिव हार्वर्ड को अहमक बनाएगा। यूँ समझो कि इस लड़की को बर्दाश्त करके तुम ऑलिव हार्वर्ड पर एक और कारी ज़र्ब लगाने की कोशिश कर रहे हो और फिर मसला मैडम मैल्कम एक्स के हुसूल का है। इसके लिए हमें बहुत सी कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी, अपने जज्बात को कतई तौर पर नज़रअंदाज करना पड़ेगा। मेरी तो राय यही है चीफ कि इस बार तुम ऑलिव हार्वर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा कुर्ब हासिल कर लो, उसे एतमाद में ले लो और फिर देखो कि वो तुमसे क्या चाहता है। ये बात भी मैं कह सकता हूँ कि ऑलिव हार्वर्ड तुम्हें ख़त्म नहीं करना चाहता। तुम्हारी मौत उसके मकासद की तकमील नहीं करती। वो शायद खुद भी ये फैसला न कर पाया हो कि इतने नुकसानात के बाद तुमसे किस तरह इंतकाम लिया जाए।
तुम्हारी मौत उसके इंतकाम की तकमील नहीं करती। चुनांचे उसके इरादों को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि इस बार तुम उन्हीं रास्तों पर चलो जिनकी निशानदही वो करता जा रहा है। बर्ड ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वाकई अगर इस बार ऑलिव हार्वर्ड की कुर्बत हासिल कर ली जाए तो क्या हर्ज है। मैं तंजीम से बरगश्तगी का इजहार तो करता ही रहा हूँ। ऑलिव हार्वर्ड को कम से कम इस बात पर यकीन आ गया है कि मैं ज़हनी तौर पर तंजीम से बहुत इख्तिलाफ करने लगा हूँ और अब उसके लिए कुछ करने को तैयार नहीं। मुमकिन है ऑलिव हार्वर्ड का एतमाद हासिल करने के बाद मुझे कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाएं जो उन बेखानमा लोगों के लिए कारआमद हों। चुनांचे मैंने मुस्कुरा कर बर्ड की बात से इत्तेफाक कर लिया। मैंने कहा, बर्ड, तुम सारडान की पहाड़ियों के बारे में हक़ाइक़ मालूम करो और मुझे रिपोर्ट दो। उसने कहा, मैं सारडान की पहाड़ियों के बारे में तुम्हें मुकम्मल तफसीलात फराहम करूंगा और तुम अपना ये काम शुरू कर दो। मेरा ख्याल है फ़ौरन ही वो लोग तुम्हें जनरल टेरिस के पास नहीं भेज देंगे, इसमें कुछ न कुछ वक्त लगेगा। फिर बर्ड ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, बस चीफ, इत्मीनान से अपना काम शुरू कर दो, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। अब मैं जाऊँ? मैंने कहा, एहतियात रखना बर्ड, तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हो, बल्कि फिलहाल तो तुम मेरे दोनों बाजुओं की हैसियत रखते हो। बर्ड ने कहा, खुदा हाफिज चीफ। हाँ सुनो, कॉफ़ी की ये प्याली तुम भी फर्श पर गिरा दो और तुम्हें बिस्तर पर नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी देर तक होश में नहीं आएगी, लेकिन मुमकिन है इसकी आसाबी कुव्वतें कुछ ज़्यादा हों और सुबह से पहले ये होश में आ जाए। चुनांचे बेहतर है ये रात तुम भी कालीन पर ही गुजार दो और सुबह इससे इस बात का इजहार करो कि तुम भी कॉफ़ी पीकर बेहोश हो गए थे। मैंने ठंडी सांस लेकर गर्दन हिला दी। ये बर्ड तो क़यामत ढारा था। वो मुझे खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गया और मैं एक जगह बैठकर बर्ड की तमाम गुफ्तगू पर गौर करने लगा। बर्ड ने दर हकीकत मेरी अक्ल ठिकाने लगा दी थी, लेकिन उसने जो कुछ कहा था वो भी काम की बात ही थी और मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब मैं ऑलिव हार्वर्ड के बताए हुए रास्तों पर चलूंगा और उसकी शहरत तक पहुंचूंगा। एक बार तहजीब मैल्कम एक्स के बारे में मालूम हो जाए बस। मुमकिन है ऑलिव हार्वर्ड किसी मरहले पर मुझे खुद ही तहजीब मैल्कम एक्स का पता बताने की कोशिश करे, बशर्ते कि उसके जहन में कोई और खौफनाक मंसूबा न हो। वैसे भी बज़ाहिर ये मामला किसी भी तौर तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से मुताल्लिक नहीं था। अगर उनके मफादात को कोई नुकसान पहुंचता तो शायद मैं किसी भी कीमत पर यह काम अंजाम नहीं दे सकता था। बिलाखिर इस फैसले ने मुझे मुतमईन कर दिया और फिर बकिया काम बर्ड की ख्वाहिश के मुताबिक ही किए गए। मुझे खुद जूलियट ने झंझोड़ कर जगाया था। उसने मेरे मुंह पर पानी के छींटे भी मारे और मैंने आंखें खोल दी। जूलियट परेशान नजर आ रही थी। उसने मुझे सहारा देकर उठाया और फिर बोली, ये सब क्या है अली? उसके चेहरे से हैरत का इजहार हो रहा था। मैंने पूछा, कहाँ जूलियट? बोली, तुम्हें एहसास है कि तुम रात भर फर्श पर पड़ रहे हो? मैंने घड़ी देखते हुए कहा, रात भर? क्या वक्त हो गया है? जूलियट परेशान लहजे में बोली, सूरज निकल आया है, 7:20 हुए हैं। मैंने बदस्तूर हैरत से कहा, तो फिर? वो बोली, ओह, शायद तुम्हें रात के वाकयात याद नहीं आ रहे। मेरा मतलब है हम लोग वहां से आए थे, कॉफ़ी पी थी हमने और उसके बाद हमें होश नहीं रहा। ये देखो, तुम्हारी कॉफ़ी की प्याली भी नीचे गिर पड़ी है और मेरी भी। पता नहीं ये क्यों हुआ अली, किसने किया? मैंने बहुत जहन दौड़ाया लेकिन मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैं मुतहय्यराना अंदाज में चारों तरफ देखने लगा और फिर मैंने कहा, वाकई जूलियट, अब मुझे याद आ रहा है, हम लोग कॉफ़ी ही तो पी रहे थे। वो बोली, हाँ, और वो कॉफ़ी हमने नहीं मंगवाई थी बल्कि वेटर खुद ही लाया था। मैंने कहा, हाँ, और उसने कहा था कि ये मौसम कॉफ़ी के लिए बहुत बेहतर है और ये कॉफ़ी होटल की जानिब से पेश की जाती है। उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। मैं उठकर मसहरी पर बैठ गया। जूलियट बहुत परेशान नजर आ रही थी। चंद लम्हे सोचते रहने के बाद उसने कहा, वो कौन थे और क्या चाहते थे? जाहिर है अब तो हम अपने साथियों से मफाहमत कर चुके हैं, अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? मैंने कहा, मुमकिन है जूलियट तुम्हारी तंजीम के अफराद भी हम पर यकीन न रखते हों। मुमकिन है उन्होंने हमारे सामान की तलाशी ली हो। वो बोली, लेकिन इस तरह? मुझे ताजुब है। मैंने कहा, मैं भी सख्त हैरान हूँ जूलियट। जूलियट एक कराह के साथ उठकर बैठ गई। बोली, मेरा तो सर अभी तक चकरा रहा है, पता नहीं कमबख्तों ने कॉफ़ी में क्या मिला दिया था। मैं ज़रा बाथरूम से होकर आऊँ। मैंने कहा, जाओ, उसके बाद मैं भी गुस्ल करना चाहता हूँ। जूलियट तकरीबन 15 मिनट के बाद गुस्ल खाने से बरामद हुई। वो किसी कदर बेहतर नजर आ रही थी। मैं उस पर तवज्जो दिए बगैर अंदर चला गया। उसके बाद मैंने भी गुस्ल कर लिया। वो बोली, अब तो ये होटल मुझे मशकूक नजर आने लगा है। क्या ख्याल है हम सिजानो ही में क़याम करें या फिर मैं इस बात की इत्तला उन लोगों को दूं? मैंने कहा, जैसा तुम मुनासिब समझो। मैं तो अब तुम्हारे साथ ही साथ कदम उठा रहा हूँ, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? जूलियट कुछ सोचती रही, फिर उसने कहा, पहले नाश्ता कर लें, उसके बाद इस सिलसिले में कोई फैसला करेंगे। लेकिन न जाने क्यों अब मुझे यहाँ खौफ महसूस होने लगा है। वो कौन लोग हैं जो यहाँ हमारे निगरान हैं? मैंने कहा, बज़ाहिर तो तुम्हारे अपने साथियों के अलावा और कोई नहीं हो सकता। बहरहाल नाश्ता मंगवा लो, जाहिर है वो हमें जहर नहीं देना चाहते।
उसके लिए पिछली रात ही कॉफी से उम्दा और कोई चीज नहीं हो सकती थी। जूलियट ने गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद हमारे सामने नाश्ता आ गया, लेकिन हम दोनों ही मुतमईन नहीं थे। मैं तो सिर्फ अदाकारी कर रहा था, लेकिन जूलियट के बारे में मैं अच्छी तरह जानता था कि वो परेशान हो गई है। नाश्ते के बाद उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं ठीक है, हम खामोश रहेंगे। इस सिलसिले में हमें कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए। अली, ये हकीकत है कि मेरी जिंदगी यहीं तक थी। काश मैं जिंदगी के रास्ते पर आइंदा भी तुम्हारा साथ दे सकती। मेरी तो यही ख्वाहिशात थी अली कि मैं तुम्हारी इतनी खिदमत करूं कि तुम्हारे दिल से तहजीब मैल्कम एक्स निकल जाए, लेकिन तकदीर मुझे शायद उसका मौका न दे। हालात मुझे अब एक ऐसे ही मोड़ पर ले आए हैं। फिर वो हंस पड़ी। एक उदास हंसी थी उसकी। मैंने उसकी अदाकारी की दाद दी। फिर बोली, जाहिर है सब लोग तहजीब मैल्कम एक्स की तरह खुश नसीब नहीं हो सकते। वो तुम्हारे सीने में जिंदा है। इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैं इस दुनिया में हूंगी, लेकिन तुम्हारे दिल में नहीं। मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो जूलियट, क्या हो गया तुमको? वो अफसरदगी से बोली, अब इन बातों के सिवा और रह भी क्या गया है अली? मुझे बताओ, मुझे किस हैसियत से जनरल किरानो के पास भेजा जा रहा है? क्या तुम्हारे ख्याल में जनरल किरानो मेरी पूजा कर लेगा? नहीं, तुम यकीन करो, मैं बहुत आज़ाद माहौल की लड़की हूँ। मैंने मुजरिमों के दरमियान जिंदगी गुजारी है, लेकिन मैं बेकिरदार और बेइज्जत नहीं हूँ। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और मैं हैरत से उसकी अदाकाराना सलाहियतों को देखता रहा। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, जूलियट डियर, कैसी बातें कर रही हो तुम? हौसला रखो। अभी क्या हुआ है? कुछ नहीं बिगड़ा अभी। हम कोई सूरत निकाल लेंगे इस मसले के हल के लिए। वो बोली, नहीं अली, मेरी और तुम्हारी दुनिया यहीं तक महदूद थी। खुदा हाफिज। ये कहकर वो सिसकियां लेने लगी। उसने उस काम का आगाज कर दिया था जो उसे करना चाहिए था। मैंने आहिस्ता से कहा, जूलियट, तुमने मुझे अपनी मोहब्बत दी। तुम्हारी सूरत उस लड़की की सूरत है जो मेरे लिए बड़ी अहमियत रखती थी, लिहाजा मैं तुम्हें किसी अजाब से दो चार नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। इत्मीनान रखो, मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हें इस मुसीबत में नहीं फंसने दूंगा। जूलियट आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, मगर कैसे अली? मैंने कहा, सुनो, तुम अपने साथियों के साथ एक और मीटिंग का बंदोबस्त कर लो। मैं उन्हें बताऊंगा कि ये काम किस तरह किया जा सकता है। इसमें तुम्हें जनरल किरानो के पास जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वो बोली, मगर कैसे? प्लीज मुझे बताओ। बेशक मेरी वजह से उन्होंने तुम्हें भी अहमियत दी है और तुम्हें हर तरह की आसानियां फराहम करने का वादा किया है, लेकिन वो अच्छे लोग बहरहाल नहीं हैं। मुझे तो खुद ताज्जुब है कि उन्होंने तुम्हें किस तरह बर्दाश्त कर लिया। तुम उनसे क्या कहोगे अली? कोई चालाकी, कोई साजिश हमारा साथ नहीं दे सकती। अब तो हमारे हाथ कट चुके हैं, हमें वही सब कुछ करना पड़ेगा जो वो चाहते हैं। मैंने कहा, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता जूलियट। तुम उनसे राब्ता कायम करके कहो कि मैं उन्हें कुछ खास बात बताना चाहता हूँ। उसके लिए एक मीटिंग और जरूरी है। वो बोली, कहीं इस बात पर वो नाराज ना हो जाएं। मैंने कहा, अगर ऐसा हुआ तो फिर जो तुम्हारा दिल चाहे करना, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश उन तक पहुंचा दो। जूलियट ने कहा, ठीक है, मैं इस सिलसिले में उनसे बात किए लेती हूँ। उसके बाद वो टेलीफोन के नजदीक पहुंच गई। टेलीफोन पर उसने वही सब कुछ कहा जो मैंने उसे कहा था, और चंद ही लम्हात के बाद वो टेलीफोन रख कर मेरी तरफ मुड़ी। बोली, ठीक है अली, थोड़ी देर के बाद वही सुर्ख गाड़ी दोबारा यहाँ पहुंच जाएगी। उन्होंने हमें तलब किया है। मैंने गर्दन हिला दी। मैं जानता था कि वो लोग इस बात के मुंतजिर ही होंगे। चुनाचे थोड़ी देर के बाद हम लोग तैयार होकर नीचे उतर आए। सुर्ख मर्सिडीज हमारा इंतजार कर रही थी और फिर दूसरी बार हम उस इमारत में दाखिल हो गए जहाँ पहली मीटिंग हुई थी। वहाँ तीनों अफराद मीटिंग हॉल में मौजूद थे। उन्होंने हस्बे मामूल सपाट चेहरों से हमारा इस्तकबाल किया। 2 कुर्सियां मुसलसल खाली पड़ी हुई थीं, चुनाचे हम उन पर बैठ गए। कहो मैडम जूलियट, कोई और मंसूबा तुम्हारे जहन में आया है या इस सिलसिले में कुछ मालूमात दरकार है? जूलियट ने कहा, मेरे दोस्त मिस्टर अली आपसे इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। उसी शख्स ने कहा, इस मौजू पर जो इससे मैंने कहा, हाँ, मैं इस मौजू पर आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वो बोला, फरमाइए। मैंने कहा, आप लोग सारडान के इलाके में कानकुनी का ठेका लेना चाहते हैं? वो बोला, तमाम गुफ्तगू आपके सामने ही हुई थी मिस्टर अली, आपने यकीनन सब कुछ सुना होगा, लिहाजा दोहराने से फायदा। मैंने कहा, फर्ज कीजिए जूलियट इस सिलसिले में कामयाब ना हो सकी तो आप लोग क्या करेंगे? वो बोला, इम्कान नहीं है इस बात का, ताहम अगर ऐसा हो गया तो फिर दूसरी कोशिश की जाएगी। हमने कई कार्ड अपने हाथ में रखे हैं। मैंने कहा, मैं आपको पेशकश करता हूँ और वो ये कि मैं ये ठेका आपको दिलवा दूंगा। जूलियट को जनरल किरानो के पास भेजने की जरूरत नहीं है। उस शख्स ने पहले चौंक कर मुझे देखा, आप, फिर अपने साथियों की तरफ देखा, फिर जूलियट की तरफ, और फिर शाने हिलाकर बोला, मिस्टर अली, आप शायद हम लोगों के साथ कोई दिलचस्प मजाक कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपको जूलियट से मशवरा जरूर करना चाहिए था। हम लोग इस संजीदा मसले में कोई मजाक नहीं पसंद करते। मैंने उंगली उठाकर कहा, 1 मिनट, आपको सिर्फ इस बात से गरज है कि सारडान की उन पहाड़ियों में कानकुनी का ठेका आपको मिलना चाहिए।
या इसके अलावा भी आप इस सिलसिले में कुछ और चाहते हैं? वो बोला, नहीं, हम ये चाहते हैं कि उन पहाड़ियों से जो धात निकलती है वो हमारी मिल्कियत हो। मैंने कहा, तो फिर ये काम मैं कर दूंगा। वो बोला, लेकिन किस तरह? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और हम इस बात का खतरा कतई मोल नहीं ले सकते कि तजुर्बात करें। आप ये काम किस तरह कर सकते हैं? आपकी शख्सियत के बारे में हमें बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ तो पता चलना चाहिए कि आप किस बुनियाद पर यह बात कर रहे हैं। मैंने कहा, इस बुनियाद पर मिस्टर के जनरल टेरिस मेरा दोस्त है। उस शख्स ने कहा, कौन जनरल टेरिस? मैंने कहा, गोइटे हिल का मौजूदा सरबराह। उन तीनों की आंखें हैरत से फैल गईं। कमबख्त सारे के सारे ही थिएटर के अदाकार मालूम होते थे। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उस शख्स ने कहा, क्या आप ये संजीदगी से कह रहे हैं मिस्टर अली? मैंने कहा, मैं तवील गुफ्तगू नहीं करना चाहता। आपने जो मंसूबा बनाया है उसे आप बिल्कुल कैंसिल कर दें। मैं जनरल टेरिस से मुलाकात करूंगा और उसके बाद मुख्तसर वक्त में आपको कानकुनी के ठेके के कागजात मिल जाएंगे। इससे ज्यादा मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहता। वो बोले, अगर किसी तरह आपकी पहुंच जनरल टेरिस तक है तो फिर तो ये कहना चाहिए कि हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन बात कुछ ऐसी अजीब है कि आसानी से जहन इसे कबूल नहीं कर रहा। बहरहाल, आप जनरल टेरिस से कब मुलाकात करेंगे और इसका फैसला कितने दिन में हो जाएगा? मैंने कहा, जितना जल्द मुमकिन हो सका। दूसरे आदमी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, एक सवाल मैं कर सकता हूँ? मैंने कहा, जी फरमाइए। मैं बोला, कल की मीटिंग में आपने ये पेशकश नहीं की थी। मैंने पूछा, क्या ये जरूरी था? एक बात आप लोग भी सुन लीजिए कि ये सब कुछ मैं जूलियट के लिए कर रहा हूँ। ना मुझे इस सिलसिले में आपसे कोई मुआवजा दरकार है और ना मैं आप पर एहसान कर रहा हूँ। जूलियट से मेरा गहरा ताल्लुक है और मैं किसी कीमत पर यह पसंद नहीं करूंगा कि जूलियट की जिंदगी जनरल किरानों के हाथों तबाह हो जाए। आप लोग मुझसे मुआहिदा करेंगे कि जूलियट के साथ आपने जो कुछ किया है, कानकुनी का ठेका मिलने के साथ ही आप उसका इजाला कर देंगे। इसके अहले खानदान को उसी जगह गोइटे हिल में इसके हवाले करना होगा आपको, और उसके बाद आप इसे इस ऑर्गेनाइजेशन से आज़ाद कर देंगे। मैं जूलियट को लेके यहाँ से चला जाऊंगा और जहाँ भी मुनासिब समझूंगा जिंदगी बसर करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने बदअहदी की और इस मुआहदे की तकमील नहीं की तो इस बात को जहन में रखिए कि कानकुनी का वो ठेका न सिर्फ कैंसिल हो सकता है बल्कि उसके साथ ही गोइटे हिल में आपके लिए मुसीबतों का तूफान खड़ा हो जाएगा। वो बोला, जूलियट के सुपुर्द जो काम किया गया था वो बस इतना ही था, और चूंकि आप इसके लिए काम कर रहे हैं इसलिए हम उस मुआहदे के पाबंद रहेंगे जो जूलियट से किया गया है। मैंने कहा, तो फिर ठीक है, आप लोग बिल्कुल मुतमईन रहें। मैं कल तक जनरल टेरिस से राब्ता कायम कर लूंगा। इस दौरान जूलियट आपके पास मेरी अमानत के तौर पर रहेगी और मैं जब भी चाहूंगा इसे तलब कर सकूंगा। वो बोले, बिल्कुल ठीक है मिस्टर अली, लेकिन क्या आप खुद जाकर जनरल टेरिस से मिलेंगे? मैंने कहा, हाँ। वो बोले, बहुत बेहतर। हमारा एक नुमाइंदा वहाँ मौजूद है, उसे आपके बारे में मुकम्मल इत्तलात दे दी जाएंगी। वो आपसे मुलाकात करेगा और तमाम सूरत हाल से हमें आगाह करता रहेगा। आप भी उससे मिल सकते हैं, लेकिन प्लीज हमारे आदमी की हैसियत का खास तौर से ख्याल रखिएगा। अगर मिस जूलियट को आपने अपनी अमानत के तौर पर हमारे सुपुर्द किया है तो फिर हमारा राज भी हमारी अमानत है आपके पास। मिस्टर जेम्स वहाँ हमारे नुमाइंदे हैं और जनरल टेरिस के एक खुसूसी मुशीर की हैसियत से काम कर रहे हैं। उसी के महल में वो आपसे मुलाकात करेंगे। आप उन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह रखिएगा। मैंने कहा, ठीक है, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। वो बोले, वैसे मिस्टर अली, अगर आपने ये काम कर दिया तो ऑर्गेनाइजेशन जाती तौर पर आपकी शुक्रगुजार होगी। हमारे लिए ये काम बड़ी अहमियत रखता है। मैंने कहा, बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना था। ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। उसी सुर्ख मर्सिडीज से हमें वापस होटल भेज दिया गया। जूलियट के चेहरे पर बेपनाह मुसर्रतें खिली हुई थीं। उसने मुताज्जिबाना अंदाज में कहा, अली, ये सब कुछ मेरी तवक्को के खिलाफ है। मैंने कहा, तुम ये बताओ, मेरी गैर मौजूदगी में इन लोगों के साथ मुतमईन रहोगी? वो बोली, हाँ बिल्कुल, तुमने मेरा मान बढ़ा दिया है, बहुत बड़ी हैसियत दे दी है मुझे। अब ये लोग मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं कर सकेंगे। मैंने फिर इस मौजू पर जूलियट से ज्यादा गुफ्तगू नहीं की थी। जूलियट ही के जरिए मैंने उन लोगों को एक बार फिर पैगाम भिजवाया कि मुझे गोइटे हिल के दारुल हुकूमत पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया जाए। वही सुर्ख मर्सिडीज मेरे लिए भेज दी गई थी। मैंने होटल में जूलियट को खुदा हाफिज कहा और उसके बाद मर्सिडीज में बैठकर चल दिया। ड्राइवर खामोशी से कार ड्राइव कर रहा था। काफी तवील सफर था और अब मैं अपने मिशन के बारे में सोच रहा था। पहले किसी सिलसिले में काम करते हुए मेरे दिल में ये तसव्वुर रहता था कि ये काम मैं तंजीम के मफादात के लिए कर रहा हूँ। बड़ा अज़्म, बड़ा हौसला होता था। लेकिन इस बार ये सब कुछ मैं तंजीम के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि मेरे जहन में तहजीब थी। पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।